लो। ओके। तो जितने भी लोग आज के हमारे वेबिनार में आए हैं सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, दो चीजें हमारी मेन है। एक तो जो हमारा बोन सेटिंग कायरोप्रैक्टिक का हमारा चलता है, वो तो हमारा है ही कंटिन्यू, वो तो चलता ही रहेगा परमात्मा की दया से, आप लोगों के प्यार से। साथ में हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से एक हमारा ट्रेनिंग पार्टनरशिप हमें मिली है स्किल डेवलपमेंट के अंदर। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजों में ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह कराती हैं। तो कायरोप्रैक्टिक का हमने लिया है, कायरोप्रैक्टिक ऑपरेटर के लिए बेसिकली बोलते हैं, जो कि एक सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर ऑपरेटर होता है। क्योंकि ये एक डिप्लोमा है, तो कोई भी ये ना समझे कि ये वो खुद से कोई भी क्लिनिक ओपन कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक या किसी भी डॉक्टर के अंडर में कायरोप्रैक्टिक कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये डिप्लोमा रहेगा। तो ये भी हमारा शुरू हो जाएगा। तो कोई भी अगर इसको करने का इंटरेस्टेड हो, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको सारी डिटेल दे दी जाएगी। क्या उसकी फीस रहेगी, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, एग्जाम होगा, कितने टाइम में सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या स्टडी मटेरियल रहेगा, उसकी सारी डिटेल बता दी जाएगी। तो जो जो इंटरेस्टेड हो वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने कायरोप्रैक्टिक के बारे में। कायरोप्रैक्टिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ये भी ना समझे कि हमने 2 दिन में टेक्निक सीखी और हमें सारा आ गया, ऐसा नहीं है। 2 दिन में हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जरूरी जरूरी जानकारी उनको देने की, जिससे कि वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करके एक अपना रिजल्ट्स को आगे बढ़ा सके। कोई भी वो थेरेपी कर रहे हैं, कोई भी फ्रेशर है, तो उसमें रिजल्ट दे सके। अब इसके साथ बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं कि शरीर के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब जिस चीज का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये जो बोन्स हैं, इन बोन्स के बारे में भी हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ में जो हमारे टेंडन्स हैं, मसल्स हैं, या कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं, जो हमारे लिगामेंट्स हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब ये बोन्स बनती कैसे हैं, यानी कि इनकी रिमोल्डिंग कैसे होती है, टीयर वगैरह हो जाए तो वो कैसे रिहैब होती है, कैसे वो रिपेयर होती है, ये सारी जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी अब हम जैसे कोशिश करेंगे, जो हमारा सर्टिफाइड का जो डिप्लोमा रहेगा कारोप्रैक्टिक का, उसमें हम जैसे सिलेबस हमने प्रिपेयर किया है। तो 3 to 4 मंथ का अराउंड हमारा उसमें सिलेबस रहेगा, जिसमें हम वो सारी जानकारियां देंगे। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें ये रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन जो भी है उस सिलेबस को लेके, सारा गवर्नमेंट का गाइडलाइंस रहेंगी उसमें। तो सिलेबस सारा हम प्रिपेयर करके कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो सिलेबस कवर कराया जाए। तो जो हमारा ऑफलाइन जो ट्रेनिंग रहती है वो एज इट इज रहेगी। जो ऑफलाइन अटेंड करेगा वही उस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि उसका जो सिलेबस है उसमें बॉडी के बारे में पूरी डिटेल रहेगी, मसल्स के बारे में, बोन्स के बारे में, डिसीज के बारे में। और उसमें एग्जाम भी रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन हम वो कंडक्ट करेंगे, और जो स्टडी रहेगी सारी वो ऑनलाइन रहेगी। उसमें ऑनलाइन में सारा जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। अब उसमें केस स्टडीज भी रहेंगी, कि जो हम किसी भी पेशेंट का जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो लगभग 10 से 15 केस स्टडी उसमें रहेगी, कि हम किस तरह की प्रॉब्लम का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और उसमें क्या क्या चीजों का हम इंक्लूड करते हैं, कि इस ट्रीटमेंट के साथ में, इस टेक्निक के साथ में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। आपको कंडीशन देखने, सपोज करो आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है कि जिसको लोअर बैक एक है। अगर लोअर बैक एक है, तो उस लोअर बैक एक का रीजन क्या है, हो सकता है कि उनका जो पेल्विक हो, यानी हिप जो हो डिस्प्लेसमेंट हो, उस वजह से भी उनको बैक एक आ सकता है। हो सकता है कि उनको स्टेनोसिस हो गया हो, स्टेनोसिस की वजह से भी बैक पेन आ सकता है। उनको डिस्क स्लिप या डिस्क बल्जी भी हो सकती है, या फिर उनको एंटीरियर लेथिसिस भी हो सकता है। तो मल्टीपल रीजन है। तो जब हम उस लंबे सिलेबस की ऑनलाइन की बात करेंगे, तो क्या उसमें हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, तो उसमें हम उन चीजों को लेके चलेंगे। और इस चीजों को वो इंसान आराम से समझ सकता है कि जो इसमें
चाहता है कि भाई मैंने कायरोप्रैक्टिक तो सीख लिया, लेकिन मैं और अपनी नॉलेज को इनहेंस कैसे कर सकता हूँ। तो क्योंकि काफी टाइम से हम भी सोच रहे थे कि हम थोड़ा सा सिलेबस को अच्छा प्रिपेयर करें, बड़ा करें। इस बीच में हमारा ये कोलैबोरेशन जो हो गया, तो इसमें हमें एक अच्छा मौका मिल गया कि हम आपकी स्किल्स को अपडेट भी कर सकते हैं। और आपके पास ऐसा डिप्लोमा रहेगा कि जो आप किसी भी क्लिनिक, हॉस्पिटल से कोलैबोरेट करके आप अपना ये काम कर सकते हैं, कायरोप्रैक्टिक कर सकते हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि अभी इससे पहले कोई भी ऐसी बैचलर डिग्री या कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड नहीं है। फर्स्ट ऐसा डिप्लोमा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड रहेगा, जिसमें आप मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन और थ्रस्ट वगैरह ये कायरोप्रैक्टिक वाला दे सकते हैं। ये प्रॉपर ऑथेंटिक है। और इसका हमारे पास ट्रेनिंग जो है उसका हमारे पास एविडेंस है सारा। और जो सर्टिफिकेट वगैरह भी आपका आएगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा स्किल डेवलपमेंट वाली जो संस्था है वहीं से आएगा प्रॉपर। उसमें बार कोड भी रहेगा, आपका नाम वगैरह रहेगा, सारी उसमें डिटेल रहेगी। तो बात करते हैं इसमें सिलेबस किस तरह का है। सिलेबस में ये कि हमारा जो भी स्पाइन है, पेरिफेरल जॉइंट्स है, उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि हमारे कौन कौन से जॉइंट कैसे मूव करते हैं, कितनी उनकी रेंज ऑफ मोशन होती है, वो जॉइंट्स किस तरह से काम करते हैं। तो आप तभी चेक कर पाएंगे जब रेंज ऑफ मोशन आपको नहीं पता होगा किसी पार्ट का, तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि इस जगह पे पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो सारी चीजें उसमें डिटेल में आएंगी। उसके बाद में बोन्स हमारी कैसे बनती है, और अगर बोन्स किसी की वीक है पेशेंट की, तो आप उसकी कैसे पहचान करेंगे, क्या क्या जरूरी टेस्ट वगैरह होंगे। और फिर उनको मेडिसिन से अलग हटके क्या क्या आप नेचुरल डाइट से न्यूट्रिशन देके पेशेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि अगर बोन्स वीक रहेंगी तो उसमें हमारा कायरो करना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि पेशेंट अगर हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास विश्वास करके आएगा, तो अब हमें उनको अटेंड करना है एज ए फिजिशियन। ऐसे मतलब कोई भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसकी जो प्रैक्टिस जो हम करते हैं, तो फिजिशियन या प्रैक्टिशनर, हम किसी भी चीज की थेरेपी करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो हमारा सारा उसमें इंक्लूड होता है। तो हम पेशेंट को किस तरह से अटेंड करते हैं या कैसा रिजल्ट देते हैं, तो वो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है या क्या क्या चीज हमने सीखी हुई है। तो जब पेशेंट के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तो उसका जो प्रॉपर हम डायग्नोज करेंगे, अब उसको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। कई बार होता है कि पेशेंट को थ्रस्ट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन से ही काम हो जाता है। बॉडी के अकॉर्डिंग पेशेंट को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं 15-17 की एज से और 70 तक की एज में लगभग 1000 mg कैल्शियम की जरूरत होती है, मिलीग्राम की। तो आप उनकी रिपोर्ट देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल जनरली 50 to 60 एज के बाद में सभी लोगों के पास, ज्यादातर के पास में कैल्शियम के टेस्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी को स्पाइन से, किसी को हिप वगैरह से, नी से, तो कोई ना कोई ये सब कैल्शियम वगैरह के टेस्ट होते रहते हैं। तो आपको देखना है उनका कैल्शियम लेवल कितना है। प्लस दूसरा, विटामिन डी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि विटामिन डी अगर है और कैल्शियम है, दोनों है, तो क्या रहेगा कि आपकी बोन की रिमोल्डिंग अच्छे से हो पाएगी, तभी बोन स्ट्रांग हो पाएगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो बोन स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो हमें ऑल ओवर हर चीज को देख के, पैरेलल देख के चलना है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आएगा, ट्रीट हमें करना है, तो वो चीज हमें सोचनी, हमें देखनी है। पेशेंट को इतना नहीं पता होता है कि क्या क्या चीजें या क्या क्या टेस्ट हमें दिखाने होते हैं। जब वो चीजें हम देखते हैं कि हाँ ये सब सही है, इनकी बोन्स वगैरह वीक नहीं है, तब जाके हम कायरो की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर वे में जब हम सारा डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है। टेक्निक लोग अच्छे सीख लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, नो डाउट, और अच्छा करने भी लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किस जगह आती है? प्रॉब्लम जब आती है जब वो कोई भी ट्रीटमेंट या टेक्निक देते हैं और जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उनको लगता है कि यार पता नहीं मैंने टेक्निक सही सीखी है या नहीं सीखी, या जहां से सीखी है उन्होंने अच्छी सिखाई है या नहीं सिखाई है। तो वो डाउट सभी के अंदर आता है। लेकिन जब आप उसको कोरिलेट करोगे प्रॉब्लम्स को, और उसके अकॉर्डिंग जब आप दोगे, तो रिजल्ट आएगा। जैसे हमारे पास भी प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं, ज्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं सेकंड, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी रीजन के कारण आते हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए, उनका जैसे एंटीरियर लिथीसिस था। एंटीरियर लिथीसिस में क्या होता है, ये जो हमारा स्पाइन का जो ये लंबर जो पार्ट है, ये ये यहाँ से सैक्रम से जो जुड़ा हुआ है, ये आगे की तरफ और थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो इससे क्या होगा है, पूरा जो हमारा एब्डोमेन पेट है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है,
और यहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है लॉर्डोसिस की तरह। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में पूरी बैक में यहाँ स्टिफनेस, खिंचाव रहेगा इस जगह पे, और जो हमारी ग्लूटियल्स मसल्स वगैरह है उनमें भी खिंचाव रहेगा, पेन लगातार रहेगा। अगर उसी प्रॉब्लम में आप डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप वाला अगर ट्रीटमेंट देते रहोगे तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसमें क्या रहेगा, उसमें हमें कई तरह से सोच के ट्रीटमेंट देना होता है, क्योंकि हमने तो काफी चीजें की हुई है, रिहेबिलिटेशन वगैरह भी, और पर्सनल फिटनेस ट्रेनर वगैरह का भी किया हुआ है। तो काफी सारी एक्सरसाइज वगैरह हमें आती है, नेचुरोपैथी योगा डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो ऑल ओवर चीजें देख के हर एक फिर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम वो सारी चीजें कराते हैं। तो प्रॉब्लम जब तक हमें पता नहीं होगी तो हम उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। कायरो हमने कर दिया, अच्छा है, कायरो से क्या है, मैनिपुलेशन मोबुलेशन हमने अच्छा कर दिया, ट्विस्टिंग अच्छी कर दी, वहां की स्टिफनेस रिड्यूस होगी। लेकिन उसको आराम तो मिल गया उस टाइम पे, लेकिन जब उसको ठीक करने की बात है तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह की है, काफी चीजों की जरूरत होती है। आने वाले टाइम में हम ऐसा एक पर्टिकुलर सिलेबस, एक ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिसमें हम एक्सरसाइज वगैरह के साथ कॉम्बिनेशन से इन सब चीजों को ठीक करेंगे। अभी उस पर थोड़ा काम चल रहा है। क्योंकि समस्या ये आती है कि किसी ने सिर्फ कपिंग कपिंग सीखी हुई है, किसी ने सिर्फ एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर सीखा हुआ है, किसी ने सिर्फ कायरो कायरो सीखी हुई है। तो लेकिन एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम बात करते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी या फिट करने की बात करते हैं, तो हमारी क्या है ना, कई बार मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। और जब तक हम मूवमेंट को प्रॉपर वे में नहीं करेंगे या मसल्स में हमारी स्टिफनेस रहेगी, तो क्या रहेगा, वो प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम इस तरह से धीरे धीरे कॉम्बिनेशन में लेके जाने चीजों को। लेकिन सबसे पहले जानना क्या जरूरी है, जानना ये जरूरी है कि हमें ट्रीटमेंट जो देना है पेशेंट को, तो उसकी कंडीशन क्या है उस तरह से देना है। अब आप कुछ चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे मान लो पेशेंट, अगर आपके पास कोई आता है कि 50+ का कोई भी पेशेंट आपके पास आया, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इनको हो सकता है हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम हो, ऑस्टियोथराइटिस वगैरह हो। और दो तीन चार चीजें जब आप पूछेंगे पेशेंट से तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आपकी समझ में आएगा कि हो सकता है कि इनका न्यूट्रिशन लेवल कम हो सकता है, वीक हो सकता है, तो इनकी बोन्स थोड़ी बहुत वीक हो सकती है। तो कभी भी जिन लोगों ने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ली है या आगे भी इन फ्यूचर लेंगे, उन सभी के लिए मैसेज है, हम हर बार यही बताते हैं, कभी भी पहले दिन पेशेंट को थ्रस्ट देने की कोशिश ना करें। मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन करके ही उसको रिलीफ देने की कोशिश करें, क्योंकि पहले आपको उसके शरीर को समझना है। पेशेंट की बॉडी को समझ के जब ट्रीटमेंट आप दोगे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज कायरोप्रैक्टिक में साइड इफेक्ट का बहुत ज्यादा चांस होता है, लेकिन जब आप हमारे बताए हुए वैसे ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। बस ध्यान ये रखना है किसी भी ट्रीटमेंट में जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में थ्रस्ट नहीं देना है। पेशेंट की उस पार्ट को, उस बॉडी को देख के तब ट्रीटमेंट देना है। जैसे अभी लगभग परसों परसों मुझे एक फोन आया। उनका क्या था, उनको वो इंग्लैंड में थे, अपने बेटे के यहाँ पे गई हुई थी। तो उनको कोई शादी वगैरह वहां थी कुछ, तो कोई फोटो सेशन हो रहा था, तो वो पीछे से निकली जैसे, तो कैमरामैन जैसे पीछे हटा तो वो गिर गई। अब उनको काफी चोट वगैरह आई और उनके पेल्विक बोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया। अब हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया तो उससे क्या, उनको पेन बना, तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके दर्द की वजह से बॉडी को एडजस्ट करना शुरू किया। राइट साइड, ये राइट साइड जैसे हुई, तो बॉडी को एडजस्ट करना शुरू किया, तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे टेढ़े होके, अब उनको लगा पेन तो मुझे नहीं हो रहा है, मुझे उनका ठीक हो गया फ्रैक्चर वगैरह, उन्हें लगा पेन तो नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि मैं तिरछी होती जा रही हूँ राइट साइड में। तो क्या हुआ, अभी जब मेरे पास उनकी रिपोर्ट वगैरह आई तो पूरा उनका ऊपर से, ये जैसे राइट साइड है, उनकी स्पाइन इस तरह से थी, यहां से ऐसे ऐसे तिरछी जा रही थी, ऐसे इस तरह से तिरछी होगी पूरी, ठीक है, लंबर से, और ऐसे दूसरी तरफ जा रही थी। तो जो मैंने, सॉरी, जब मैंने उनकी एक्सरे को, उनकी स्पाइन को देखा, तो मैं समझ तो गया कि ये जो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इनकी पोस्चरल ऐसी कंडीशन हुई है कि जिसकी वजह से उनका झुकाव बना है, ठीक है। अब उस कंडीशन में उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, कंप्लेन क्या हो रही है, कि उनका जो है जिस तरफ उनकी स्पाइन गई हुई है, जिस तरफ उनकी स्पाइन गई हुई है, उससे अपोजिट साइड में उनको पूरा ग्लूटियल मसल्स, पूरा ग्लूटियल मसल्स ये स्टिफ है, और ये पूरा उनका ये वाला पैर यहाँ पे स्टिफनेस है, और वो 30 डिग्री से ऊपर पैर को नहीं उठा पाती, 30 डिग्री से ऊपर पैर को नहीं उठा पाती। फोल्ड करना भी उनके लिए मुश्किल है, वापस भी ले आना मुश्किल है, और यहाँ तो पूरा पेन बना ही हुआ है, पूरा झुक के ऐसे झुक गई है वो, सीधा भी उनसे नहीं हुआ जा रहा है।
अभी कल जब मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, मोबिलाइजेशन वगैरह दिया और कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराई मैंने उनको, तो उसके बाद में जब मैंने कराया 30 मिनट्स का सेशन कराया, तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा सा चल के देखो। तो जैसे ही वो बेड से उठी हैं, तो वो एकदम से इस तरह से सीधी होके चलने लगी। हालांकि वो तो तिरछापन है, वो तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जो ऐसी झुकी जो हुई थी वो सीधी हो गई। तो क्या था कि जब हम चीज को प्रॉपर वे में समझ गए, जब उसका ट्रीटमेंट देते हैं तो रिजल्ट देती है। कायरो का भी यही है कि अगर आप डायग्नोज में ज्यादा ध्यान देंगे, टेक्निक करना इजी है लेकिन डायग्नोज में थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, तो उससे क्या है, साइड इफेक्ट का चांस ही नहीं रहेगा, पेशेंट को रिलीफ लगेगा। तो हर बार हम यही बोलते हैं कि आप शुरुआत में थ्रस्ट देने की कोशिश ना करें, मोबिलाइजेशन ही दे। मोबिलाइजेशन से क्या होगा कि उस पार्ट की जो मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन जो आई है, तो जब आप मोबिलाइजेशन देंगे तो क्या होगा, वहां जो मसल्स जो स्टिफ है उनको आप स्टिफनेस को रिलीज करना है, फ्लेक्सिबल करना है, तभी आप उस कंडीशन में पहुंच पाओगे। और 50 to 60% केसेज में थ्रस्ट देने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंडीशन पेशेंट की ऐसी है कि वो ऑलरेडी स्टिफ है, जॉइंट की जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है, वहां पे रेंज ऑफ मोशन कम है। तो अगर आप उसमें डायरेक्ट अगर कोशिश करेंगे थ्रस्ट देने की, तो जॉइंट पे थ्रस्ट, बोन्स पे नहीं आएगा, मसल्स पे थ्रस्ट आएगा। और कायरोप्रैक्टिक हमेशा से ही जॉइंट से बोन पे ही की जाती है, मसल्स वगैरह पे, लिगामेंट टेंडन पे नहीं की जाती है। तो हमें इसी हिसाब से सोच के देख के चलना है, रिजल्ट मिलता है। और अगर ट्रीटमेंट्स की बात करूं तो चाहे आपको सर्वाइकल सर्वाइकल में नर्व कंप्रेशन हो, या फिर शोल्डर में आपके जॉइंट में स्टिफनेस हो, फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन हो, आपको कायफोसिस कायफोसिस हो, स्कोलियोसिस हो, आपको नर्व कंप्रेशन हो, या आपको हिप का डिस्प्लेसमेंट हो, इस तरह की चीजों में बहुत अच्छा इसका मतलब इफेक्ट है कायरोप्रैक्टिक का। मैं पर्सनली लेवल पे जैसे इन चीजों का ट्रीटमेंट करता हूँ। और साथ में आपको जो हमारा पेल्विक का है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट या पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, इस तरह की जितनी प्रॉब्लम है, फिर जैसे शाइटिका है, शाइटिका हमारी लंबर सैक्रम में नर्व कंप्रेशन है, शाइटिका है, तो उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सारी टेक्निक करते हो। इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत अच्छा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग करता है। कई बार क्या पेशेंट आपके पास ऐसा आएगा जिसे सीवियर पेन होगा। अब सीवियर पेन में क्या होगा, हमें सबसे पहले उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक करनी होगी, चेक करना होगा अ, थोड़ा फिजिकली कि कहाँ तक पैर लेके जाने में इनको दर्द है, और थोड़ा ऊपर लेके जाने में दर्द बढ़ रहा है या आराम मिल रहा है। तो इस तरह से कई बार फिजिकल एग्जामिन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट हमारे पास आया और सीधा हमने कायरो कर दिया। कई बार हम पेशेंट के अकॉर्डिंग उनको कपिंग भी करते हैं, कपिंग, या फिर ज्यादा स्टिफनेस है तो उनको बोलते हैं कि आप मसाज कराइए कहीं से। तो इस तरह का मिक्स ट्रीटमेंट हमेशा चलता ही चलता है, सिर्फ एक कायरो ऐसा नहीं है कि कायरो कंप्लीट है। कोई भी चीज कॉम्बिनेशन में जब करेंगे तो हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन होती है, तो रिजल्ट आपको बेटर मिलता है। अब जिस तरह से हमारा चलता है कायरो का, तो हम क्या करते हैं, पहले हम 2 डेज का ही सिर्फ कायरोप्रैक्टिक का रखते थे, जिसमें 50+ टेक्निक सिखाते थे। अब हमने थोड़ा सा लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना मॉड्यूल चेंज किया है। हम क्या करते हैं, पहले दिन, फर्स्ट डे हम स्पाइन की पाल्पेशन सिखाते हैं। स्पाइन पाल्पेशन, पाल्पेशन मतलब कि स्पाइन को हमें देखना है सबसे पहले। स्पाइन हमारा जो फिजिकल है बॉडी में, वो किस पार्ट में हमारी, कौन सा स्पाइनस प्रोसेस के थ्रू हमारी वर्टिब्राई डिस्क कहाँ होगी, स्पाइनस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर्स प्रोसेस रहेगा हमारा। तो इसके थ्रू हमें कोई हमारी वर्टिब्रा वगैरह तो रोटेशन नहीं हो गया है, उसका क्या कंडीशन होती है, कैसे हमें पता चलेगा, टच करके ऐसे पता चलेगा कौन सा पार्ट कहाँ पे है, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो हम एक्यूरेसी के साथ उसको एडजस्ट कैसे कर पाएंगे। पाल्पेशन रहता है फर्स्ट डे, उसके साथ में हमने काइनेसोलॉजी टेपिंग ऐड किया है, जिसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मैंने जो काइनेसोलॉजी टेपिंग जो सीखा है, उसके उसको मैंने अपने हिसाब से, अपनी जैसे पेल्विक टिल्ट वाली जो प्रॉब्लम्स है, या फिर स्कोलियोसिस जैसी प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने एक्सपीरियंस से उसको जो प्रैक्टिकल करके देखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कॉम्बिनेशन में लोगों को ऐसी चीज और दे दें कि जो आपको स्पाइन और जॉइंट से रिलेटेड चीजों में आपको बेनिफिट देने लगे। तो फर्स्ट डे हमने स्पाइन का पाल्पेशन और काइनेसोलॉजी टेपिंग कर दी है। और साथ में जो 2 दिन हम कराते हैं, सेकंड थर्ड डे, उसमें कायरोप्रैक्टिक में 50 टेक्निक्स हमारी स्पाइनल और पेरिफेरल जॉइंट से रिलेटेड, टोटल 50+ टेक्निक आ जाती है, और साथ में हम कपिंग थेरेपी कराते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनको पेन ज्यादा बना हुआ है या स्टिफनेस वगैरह ज्यादा है, तो कपिंग करने से क्या है कि उस पार्ट में स्टिफनेस रिड्यूस हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो उसमें हम अच्छे से फिर मोबिलाइजेशन वगैरह या फ्रेश टेक्निक देके पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी।
अब बात करें अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो 50 प्लस एज के लोग आते हैं, उनको होती क्या है कि बोन्स में न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी होती है, ऑस्टियोपोरोटिक या फिर ऑस्टियोपीनिया वाली कंडीशन होती है कि जिससे कि उनका फ्रैक्चर रिस्क ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें पेशेंट से पूछना है जी आपकी कोई कैल्शियम या विटामिन डी की मेडिसिन चल रही है या नहीं चल रही है। वो पेशेंट से पूछना है, अगर पेशेंट कहे जी हाँ विटामिन डी कैल्शियम की चल रही है, तो उनकी रिपोर्टें वगैरह आपको मंगानी है, कोई एक्सरे वगैरह उन्होंने करा रखा है तो वो आपको देखना है। या फिर कोई पेशेंट आपको लगता है कि उसको इस तरह की कोई मेडिसिन वगैरह नहीं चल रही है लेकिन 50 या 55 की एज है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे आपकी प्रॉब्लम ऐसी लग रही है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, बैक पेन सिर्फ इसी वजह से बन जाता है कि वहां पे न्यूट्रिशन की कमी है। तो बोन्स में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो कई बार उसी से भी पेन बनने लगता है, कोई डिस्क स्लिप नहीं है, बल्ज नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी भी कंडीशन कई बार आती है, तो वो थोड़ा सा हमें डायग्नोज लेवल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तभी उसको करने का फायदा है। मान लो आपने डायग्नोज अच्छा देखा नहीं और तुरंत आपने उसको थ्रस्ट दे दिया, तो उसको तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पहले आप मोबिलाइजेशन करके देखो। मोबिलाइजेशन से ही पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब नर्व या मस्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं आया है उससे रिलीफ मोबिलाइजेशन से, ट्विस्टिंग वगैरह से, तो हो सकता है कि बोन की भी कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए थोड़ा सा उस हिसाब से हमें करना पड़ता है, चेक करके तब हम अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिलीफ मिलता है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर डिस्लिप या बल्ज है और उसकी वजह से नर्व में कंप्रेशन बना हुआ है, तो वो रिलीज होके पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिल जाता है। और ध्यान रखना है कि पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन कितनी है, वो कितना कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि स्टिफनेस ज्यादा है और आप वहां पे थ्रस्ट दे दें, तो क्या होगा, उनको पेन बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो फिर पेशेंट क्या कहेगा जी मेरा तो इन्होंने पहले से भी ज्यादा खराब कर दिया। इस तरह के केसेस आते हैं। तो इसमें जल्दबाजी नहीं रखना। कई बार पेशेंट भी माइंड में ये बना के आते हैं कि जी मैं तो एक दिन में ठीक हो जाऊंगा। कई लोग ऐसे हैं, परफेक्ट है, एक्सपीरियंस आप मान लो उनका है कि जो एक दिन में भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन सभी केस एक तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के केस होते हैं, सबकी रूट कॉज भी अलग हो सकती है। तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कायरो है, ये साधारण एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर नहीं है कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर में तो क्या है 5 या 10% ही सिर्फ रिस्क के चांस है। लेकिन इसमें 90 टू 95 ही साइड इफेक्ट का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक जॉइंट या बोन के साथ आप खेल रहे हो, उसके साथ आप काम कर रहे हो। तो जब तक आपको उसका बेस नहीं पता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, और वो झटका वहां पे दोगे तो क्या है, कोई लिगामेंट टेंडन भी उसमें भी टीयरिंग हो सकती है, या बोन्स में भी फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। ठीक है, ब्रेक हो सकती है बोन भी, तो उसको बहुत ध्यान से सावधानी से देखना होता है। अब जिस पेशेंट को डायबिटीज होगी उसको ऑलरेडी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी। क्यों होगी? कि जो ब्लड में हमारा ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ है, वो न्यूट्रिशन को पकड़ के चिपका के रखेगा, वो टारगेट सेल्स तक नहीं जाने देगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, पेशेंट को बोलना है कि अपनी हेल्दी डाइट रखा है, उसके साथ साथ में ऑक्सीजन लेवल भी कम ना हो, प्राणायाम अच्छा करें। जिससे कि प्राणायाम अच्छा होगा तो न्यूट्रिशन फास्ट जाके उस सेल्स टारगेट सेल तक जाके वहां की न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को कवर करेगा। और उस पेशेंट को आपको हमेशा से बोलना है कि प्राइमरी आपको जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप उस पर ध्यान रख के डाइट वगैरह अपना लेना शुरू करें, साथ में हम ट्रीटमेंट ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आपके पास अगर पेशेंट कायरो के लिए या किसी प्रॉब्लम के लिए आया और उसे डायबिटीज है तो आप डायबिटीज पे ध्यान नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी चीज को ठीक करना है। परफेक्शन इसी में है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। कमी यही रहती है कि हम अपनी ही चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं और बाकी मेन चीज पे कभी भी ध्यान नहीं देते, तो उस कंडीशन में सिर्फ रिलीफ मिलता है। जैसे हमारे पास भी सभी तरह के पेशेंट आते हैं, तो हम उनको समझा देते हैं कि आपको ये जो प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर आपको जो प्रॉब्लम है, तो आपकी पोजीशन इस तरह से रही है कि आप गलत पोस्चर में एक तरफ टेढ़े वगैरह होके बैठे हो। हम इसको ठीक तो कर देंगे लेकिन हमें इसमें टाइम चाहिए, और वो भी है कि आप अगर प्रिकॉशन करके करोगे तो ये सेट हो पाएगी। अदरवाइज क्या होगा, आपकी पोस्चर ऐसी रहेगी, फिर वो ऐसे ही टिल्ट होता रहेगा स्पाइन। और जब स्पाइन में कोई भी चेंजेस आएगा तो क्या होगा, वहां से निकलने वाली जो नर्व है वो जिस ऑर्गन के लिए मैसेज देगी या जिस ऑर्गन जिस पार्ट को मूवमेंट वगैरह देगी, वो रेस्ट्रिक्ट होने लगेगी, तो वो ऑल ओवर बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो हर एक चीज को बारीकी से देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलता है। अब सपोज करो कोई आपके पास आए, वो कहे जी मुझे गर्दन में पेन है, सर्वाइकल रीजन में मुझे प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट मान लो सपोज करो मेरे पास आया, वो कहेगा जी मुझे गर्दन में पेन है, अब मेरा ये प्रॉब्लम जो है पेन ठीक करो। तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले मैं कहूंगा जी ये बताओ आपको पेन कब कभी होता है, 24 घंटे है
या कोई भी मूवमेंट करते हुए, लेटते हुए या उठते हुए कब होता है। क्योंकि उससे हमें ये अंदाजा लगाया जाएगा कि ये पेन कैसा है, किस तरह का है। कोई मूवमेंट करते हुए हो रहा है तो हो सकता है वो मस्कुलर पेन भी हो सकता है, नर्व नर्व से भी हो सकता है, नर्व कोई कंप्रेस हो। ठीक है। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो जब हम उसको चेक करेंगे, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिन करेंगे, और जब उनकी गर्दन को देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कभी वो फॉरवर्ड बेंड है, गर्दन कई लोगों की आगे निकल जाती है, फॉरवर्ड बेंड हो जाती है, उसकी वजह से भी मस्कुलर पेन भी हो सकता है। तो हर चीज को देख के तब हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर मान लो उनको फॉरवर्ड बेंडिंग है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पाइन का एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उनको फॉरवर्ड बेंडिंग के अपोजिट यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग की कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे, जिससे कि उनकी जो मसल्स है जिनपे जो खिंचाव आ रहा है वो रिलैक्स हो और वापस स्पाइन अपने पोस्चर में आने लगे। तो हर एक चीज का, हर एक प्रॉब्लम का इसी तरह से सॉल्यूशन है। कायरो एक ऐसी चीज है जो आपका एडजस्टमेंट कर देगी बढ़िया से, साथ में आपको चीजों को रिलेट करना आना चाहिए, जो जो चीजें आती हैं। अब जैसे हमारे पास पेल्विक डिस्प्लेसमेंट के पेशेंट आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कई लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि जो जिनकी सीटिंग वगैरह ज्यादा होती है, तो क्या है कि सीधे जैसे नहीं बैठ पाते हैं, वो लोग टेढ़े होके बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे टेढ़े होके बैठने से क्या है कि वो धीरे धीरे करके इसी तरह से उनकी कंडीशन बनती जाएगी, वो पोजीशन सेट होती जाएगी। एक टाइम के बाद में वहां की मसल्स वगैरह इतनी स्टिफ होती चली जाएंगी कि वो उनको मूवमेंट ही अलाउड नहीं करेंगी। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एरिया को चेक करेंगे, वहां पे स्टिफनेस वगैरह कितनी है फिजिकल एग्जामिन करेंगे। अगर वहां पे कपिंग की जरूरत है कपिंग करेंगे, एक्सरसाइज की जरूरत है एक्सरसाइज करेंगे। और जब हमें लगेगा कि हाँ हम यहाँ थ्रस्ट दे सकते हैं, तो हम क्या है पेशेंट को मोबिलाइजेशन देंगे और उसके साथ में कायरोप्रैक्टिक का एडजस्टमेंट देंगे। अब मोबिलाइजेशन जो है वो कायरोप्रैक्टिक थ्रस्ट से जस्ट पहले का है, वो भी कायरो में ही सिखाया जाएगा सारा। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज का नाम ले रहा हूँ तो एक्सरसाइज कहीं और से सीखनी है। वो जो मोबिलाइजेशन का मैं बार बार जो नाम ले रहा हूँ, मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन का जो नाम ले रहा हूँ, वो यही सिखाया जाएगा। कायरो के साथ साथ ही सिखाया जाएगा कि आपको थ्रस्ट देने से पहले आपको ये आपको मोबिलाइजेशन करना है। उसके दो फायदे हैं, एक तो पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं होगा, प्लस पहले दिन से पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और एग्जामिन भी आपका हो जाएगा कि इस पेशेंट को इतनी कंडीशन है। और थोड़ा सा होमवर्क आपको पेशेंट को भी देना है कि आपको इस तरह से कुछ ये एक्सरसाइज इस तरह से करनी है, या आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, या आपको गलत पोस्चर में नहीं रहना है। जैसे मान लो सपोज करो किसी को लंबर लंबर सैक्रम में कोई नर्व कंप्रेशन है डिस्क से, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है। एक तरफ मान लो लेफ्ट साइड किसी को प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट साइड से उनको बोल सकते हो आपकी उस तरफ से कोई वेट वगैरह नहीं उठाना है, उस पार्ट पे कोई प्रेशर नहीं डालना है। तो उससे क्या होगा कि वो पेशेंट जो है निगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव वे में उसको धीरे धीरे रिलीफ मिलता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पेशेंट अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, और कंटिन्यूटी में आप उसको अच्छा एक बेटर वे दे सकते हैं, उसको इस तरह से उसकी बॉडी को फिट कर सकते हैं, उसकी स्पाइन को अलाइन करके, जॉइंट को अलाइन करके, जिससे कि वो अच्छे से चल सके, रनिंग कर सके बढ़िया। हर एक कंडीशन में डिपेंड इसी तरह से होता है। अब जैसे कई पेशेंट हमारे पास इस तरह से आते हैं जो उनका मान लो हिप का रिप्लेसमेंट हुआ है, तो जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें पता नहीं है एक्चुअल में क्या है। तो कायरो जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले पेशेंट से हम ये पूछेंगे कि आपका किसी भी पार्ट में कोई ऑपरेशन हुआ हो, या कोई भी आपको रिप्लेसमेंट क्या हो कोई पार्ट का, नीज का आपको रिप्लेसमेंट क्या हो, हिप का रिप्लेसमेंट क्या हो। तो ये पेशेंट से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप नहीं पूछोगे और आप कायरो एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, फिर वहां पे वो डिसलोकेट हो जाएगा और उनको फिर इमिडिएटली इमरजेंसी उनको सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली जरूरी चीज होती है, तभी इस कायरो एडजस्टमेंट का फायदा होता है। और रिजल्ट की बात करूं तो जो हमारी प्रैक्टिस है इसी तरह के सभी पेशेंट्स हैं, तो सर्वाइकल से रिलेटेड, सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन से रिलेटेड या फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड हर एक चीज में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और अब तो ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं जो बोलते हैं कि सर हमें आप पर वीक का या वीक में 2 सेशंस आप हमें देते रहिए, तो हम हमारा पोस्चर अच्छा रहेगा और हमें कोई प्रॉब्लम जल्दी से आएगी नहीं। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं कि सर जैसे एथलीट वगैरह है, कोई भी स्पोर्ट पर्सन है, कोई टेनिस प्लेयर है और कोई रेसलर है या कोई जिम्नेस्टिक है, तो इस तरह के फिटनेस वाले बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं जो इस तरह से अपनी स्पाइन का और जॉइंट्स का अलाइनमेंट वगैरह कराते रहते हैं, और अपना रूटीन का जो काम है वो अपना करते रहते हैं, तो उनको जल्दी से प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। तो ये अलाइनमेंट ऐसी चीज है कि जो हर एक पर्सन के उसके वर्क के उसके काम के अकॉर्डिंग किसी ना किसी को प्रॉब्लम रहती है। सपोज करो किसी का सिटिंग का काम है, तो सिटिंग का काम है तो क्या रहेगा, उनका ये जो पेल्विक है
ये पेल्विक की मूवमेंट ज्यादा नहीं है, तो ये बोन्स और यहाँ से रिलेटेड जो भी मसल्स है वो उनकी स्टिफ मिलेंगी। स्टिफ मिलेंगी तो क्या होगा कि उनको उसकी वजह से पेन बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो वो उसको कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास वो कायरो एडजस्टमेंट के लिए आएंगे, तो हम सबसे पहले उनकी रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, मोबिलिटी उनकी चेक करेंगे कितनी है, और उसके हिसाब से फिर हम उनको मोबिलाइजेशन देना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, उनके जो जॉइंट्स हैं धीरे धीरे उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम बढ़ाएंगे, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएंगे, और वहां की मसल्स भी, उनमें भी स्ट्रेंथ आने लगेगी। तो ये पूरा जो हैवीनेस है, पूरा जो दर्द है उनका रिलीज हो जाएगा। कई लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि ये जो पेन वगैरह जो बना हुआ है किस वजह से बना हुआ है, क्योंकि हम प्रॉपर पेशेंट के साथ में कंसल्टेशन नहीं कर पाते हैं। बस जल्दबाजी होती है, पेशेंट आए, एक दो चीज होता है, पूरा ट्रीटमेंट वगैरह अपना देना शुरू कर देते हैं। जब तक आप 15 से 20 मिनट पेशेंट को नहीं दोगे समझने में, उनसे सारी चीजें पूछने में, तब तक आप एक परफेक्ट प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते, आप रिजल्ट नहीं दे सकते। वो तुक्के वाला ही काम हो गया। हाँ, समय लगता है चीज में, ठीक करना है आपको, समय लगता है, नो डाउट। पर आपको पहले डायग्नोज लेवल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि हमारा प्राइमरी ये होता है कि जब तक हम डायग्नोज में हमारी पकड़ ना बने, चाहे हम कितना ही अच्छा ट्रीटमेंट दे दें, उससे पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब जैसे हमारा रिसेंटली 3, 4 और 5 मई का हमारा दिल्ली में 3 डेज की वर्कशॉप होने वाली है। तो उसमें भी यही सारे टॉपिक है। हम हर एक, जितने भी हमारे प्रीवियस बैच रहे हैं या आगे फ्यूचर में होंगे, हम यही कोशिश करते हैं उनको थ्योरी पार्ट में हर एक चीज को ऐसे कोरिलेट करके बताइए। अगर ये कायरो है, तो कायरो जो हम जिस पार्ट में करने वाले हैं वो पार्ट में एक्चुअल क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी उनकी रेंज ऑफ मोशन है, तो वहां पे थ्रस्ट देना है, सिर्फ मोबिलाइजेशन देना है, और किस प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा, किस में बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा, और किस में आप सिर्फ 10, 20 या 30% रिलीफ दे सकते हैं, और किस पेशेंट को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें बताई जाती है, और मेन फोकस करके फोर्सफुली हम ये जरूर बताते हैं कि हर एक पेशेंट का डेली रूटीन आपको जरूर पूछना है, क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल से आपको उसकी बॉडी का पता चलेगा। पेशेंट किस टाइम उठते हैं, प्राणायाम या योगा वगैरह करते हैं नहीं करते हैं, खाना पीना उनका कैसा है, नाश्ते में क्या क्या लेते हैं रूटीन में, डाइट में, उसके बाद में उनका काम क्या है, क्या काम करते हैं, किस तरह से, कोई मेहनत का काम है या फिर स्मार्ट वर्क है, कोई ऐसा जॉब वगैरह का बैठने का काम है, फील्ड का काम है। तो उससे एक्टिविटी से आपको ये पता लगेगा कि इनकी बॉडी में कितनी स्टिफनेस या कितना फ्लेक्सिबल ये होंगे, या किस तरह की इनको प्रॉब्लम आ सकती है। एक जो फील्ड में काम करते हैं उनको अलग प्रॉब्लम आएगी, जिनका सिटिंग जॉब है उनको अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी। हेलो। ओके। क्लियर है सर। तो हेलो। हेलो। आ रही है सर, तो आवाज आ क्या रही है है। कि पेशेंट, मुझे टाइम लगेगा अभी 10 मिनट, ठीक है। तो क्या है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये पता लग जाएगा कि पेशेंट का ये रूटीन है, तो इनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में जर्नली जैसे हमने मेन जो फोकस ध्यान जो किया है, आजकल हमें जो प्रॉब्लम दिख रही है ज्यादा, वो हमें पेल्विक से रिलेटेड लग रही है। तो इस पे हमने अपनी स्टडी और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि पेल्विक पेल्विक से क्या होगा, आपकी स्पाइन की स्ट्रक्चर को भी ये इसकी वजह से बिगड़ती है हमारी स्पाइन की स्ट्रक्चर। और जो हमारी लेग्स के लिए, जो हमारा पैर का छोटा बड़ा होना, जो हमें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, वो सब हमारा इस पार्ट से रिलेटेड है। तो हमने इस पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के जो पेशेंट दिख रहे हैं ज्यादा। तो एक के दो वर्कशॉप से हमने इस पे और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है कि इसको कैसे हम और अच्छे से पहचाने कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है, या डिस्प्लेसमेंट है, या राइट या लेफ्ट इनका टिल्ट है। तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया है और उसकी टेक्निक भी बढ़ा दी है। तो कोशिश यही है कि जो हमारा बेस है किसी भी चीज का, वो बेस स्ट्रांग रहे और रिजल्ट बेस्ट आए। क्योंकि लगभग 4 महीने से हमारे पास इस तरह के केस मैंने जो देखे हैं, खुद हैंडल किए हैं, जिनमें पेल्विक टिल्ट की वजह से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और हम मानते थे कि डिस्क स्लीप या डिस्क बल से ही सिर्फ बैक में पेन या ये चीजें बन रही है। लेकिन जब उन केसों को देखा और उनमें ट्रीटमेंट वगैरह करके देखा, तो पता चला कि ये तो बहुत
मतलब ऐसी सीवियर प्रॉब्लम है कि हमें जल्दी से पता भी नहीं चलता। तो जब एक्सरे वगैरह कराते हैं या फिजिकल एग्जामिन करते हैं तो ज्यादा चीजें पता चलती है, तो फिर उनका ट्रीटमेंट आसान होता है, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कहीं और से भी सीखा हो या हमारे यहाँ से भी सीखते हैं, तो आप कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करने से पहले उसका डायग्नोज लेवल थोड़ा सा अच्छा करें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितना भी आपके साथ 3 दिन रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की सिखाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर उसमें लगता है कोई चीज कवर नहीं हुई है, तो उसको कोशिश करेंगे धीरे धीरे कुछ वीडियोज के द्वारा बताने की, या जो लोग जुड़े हुए हैं उनको किसी केस में कोई डाउट लगता है तो फोन करके या मैसेज करके हमें डाल देते हैं। तो उस केस का फिर हम उनको रिप्लाई कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली, कि आप इस केस में इस तरह से कर सकते हैं और ये चीज इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। और बाकी तो जो हमारा जो बड़ा जो सिलेबस एक रहेगा, तो वो जो हमारा सर्टिफाइड कैरोप्रैक्टिक ऑपरेटर वाला जो रहेगा, उसमें तो काफी चीजों का हम सिलेबस से हटके भी और भी अच्छी चीज है कि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, वो भी उसमें कंटेंट जो है वो उसमें भी डालेंगे। तो जो लोग सर्टिफाइड कैरोप्रैक्टिक ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेबल वो उन्हीं पे होगा जो हमारा फिजिकल यानी कि ऑन हैंड प्रैक्टिस, जो हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करेंगे ऑफलाइन वाला, वो उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा। कोई अगर ये चाहे कि हम ऑफलाइन अटेंड ना करके सिर्फ ऑनलाइन का करें, तो उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा बिल्कुल भी। उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा जो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे किसी को भी वो नहीं दिया जाएगा। तो शायद आपको जितनी आज जानकारी दी है वो शायद समझ में आई होगी। कोई आप लोगों का अगर क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप वगैरह में पूछ सकते हैं। और बाकी लास्ट में फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें 95% चांस साइड इफेक्ट का होता है। तो कभी भी किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे, तो पूरी तरह से आप उसको डायग्नोज करके तब ट्रीटमेंट दे। बताने का पर्पज ये नहीं है कि आप डर जाएं या आप करना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बताने का पर्पज ये है कि पेशेंट का भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो, और हम उस वे में कह रहे कि हाँ हम एक प्रैक्टिशनर है, जिम्मेदार है, कि हम कोई खेल नहीं कर रहे, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उस पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं। कम से कम ऐसा है कि डायग्नोज आपकी अच्छी रहेगी तो पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये जरूर है कि सीवियर केस आएगा तो आपको बोलना पड़ेगा जी हाँ जी एमआरआई या सीटी स्कैन वगैरह कोई ऐसी चीज हो जो हम अच्छे से डायग्नोज कर सके, क्योंकि पेशेंट को अगर आपके पास आके रिलीफ नहीं आएगा तो डायग्नोज आपको बोलना ही पड़ेगा। डायग्नोज आपके पास है तो फिर तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि टेक्निक आपके पास है, डायग्नोज आपके पास है, तो इजी वे में फिर आप ठीक कर सकते हैं। और कभी भी किसी केस को ठीक करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में सिर्फ नुकसान ही होता है। तसल्ली से जो ट्रीटमेंट करोगे उसमें रिलीफ आएगा, चाहे 10 दिन की बजाय 12 दिन लग जाए, लेकिन उसको तसल्ली से ही करो। पेशेंट को भी ये बता के करो कि ये ट्रीटमेंट जल्दबाजी का बिल्कुल भी नहीं है, इसमें जो टाइम लगेगा एक्चुअल वो आपके फायदे का लगेगा। जल्दबाजी अगर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी तैयार ना हो और उसमें कोई भी टीयर हो जाए किसी पार्ट में, ठीक है, तो उससे आपको नुकसान रहेगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी और वो आप फिर और ज्यादा टाइम लग जाएगा आपकी हीलिंग होने में, तो वो मेन ट्रीटमेंट आपका छूट जाएगा। तो ये हमेशा से ध्यान रखना है, कोई भी आप कायरोप्रैक्टिक से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट अपनी जो कंप्लेन लेके आता है उसकी बात आपको सुननी जरूर है, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट की, पेशेंट जो आपको बताएगा वो एक्चुअल में कई बार वो प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्चुअल में वो दूसरी प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे पास एक केस आया इस तरह का, पेशेंट ने बताया जी मुझे कमर में दर्द है और कंटिन्यू रहता है मुझे, और सुबह में जब उठता हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा अकड़न हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास कोई डायग्नोज हो तो आप बताओ। तो उन्होंने कहा जी डायग्नोज तो ऐसे मेरे पास नहीं है। तो जब मैंने उनका फिजिकल एग्जाम